ऐसे टेक्निकल एरर्स मौजूद हैं बिलाल साहब जिनको के बारे में समझा जा रहा है, जैसे कल अली जफ़र साहब ने सवाल उठाया था। मसलन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये जो एक कमेटी है 12 रुकनी पार्लियामान की, जिन्होंने चीफ जस्टिस के तीन में से के इंतखाब करना है, अगर वो 2/3 अक्सरियत के साथ किसी एक नाम पर नहीं पहुँच पाती तो क्या होगा? आइन इस पर खामोश है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से एज अ पॉलिटिकल वर्कर एंड एज अ मेंबर ऑफ द आप कह दें ट्रेजरी बेंचेस से भी और PMLN का वर्कर होते हुए भी जी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कौम को कि कल जो एक इवेंट हुआ ये काफ़ी बड़ा एक सियासी इवेंट था और जिस तरीके से हुआ एक इत्तफाक़ राय के साथ, और उसमें जो आपने दीगर हमारी नवाज शरीफ साहब ने एक शेर पढ़ा, मगर वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, बिलावल साहब ने तकरीर की, मौलाना साहब ने तकरीर की, दीगर और पार्लियामेंट्री लीडर्स ने या पार्टीज़ के लीडर्स ने तकरीर की, तो एक इत्तफाक़ राय एक सियासी और जमहूरी माहौल में सारी बातचीत हुई और हर इशू पे इत्तफाक़ ना होने के बावजूद, मतलब कि इस अमेंडमेंट से हट के इस अमेंडमेंट के ऊपर एक संजीदा सियासी अमल के नतीजे में आपने एक अमेंडमेंट देखी जिसके ऊपर PTI भी, चाहे वो वोट नहीं डाल रही, मगर उनकी भी कोई वो ख़ुद कहते हैं अपने मुँह से कि इसमें कोई ऐसी चीज़ अब नहीं रही जिससे हम कोई इख्तलाफ करते हैं। तो एक तो ये आई थिंक ये चीज़ हाईलाइट करनी ज़रूरी है। दूसरी बात जो आपने अभी सवाल किया जी, देखिए इसके अंदर यकीनन अब स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का क़याम होना है इसके नतीजे में, जिसके जो 12 रुकनी कमेटी होगी, 8 मेंबर्स उसके कौमी असम्बली से होंगे, 4 मेंबर्स उसके सेनेट से होंगे और इसकी जो मेंबरशिप है वो जमातों की दोनों हाउसेस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नतीजे में होगी। और यकीनन आप सही कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत ही इस कमेटी की एक नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकेगी। और एम ये है कि पहली दफ़ा तो क्योंकि अब 25 तारीख को रिटायरमेंट है चीफ जस्टिस की, तो इसमें प्रोवाइज़ो दिया गया है कि पहली दफ़ा ये कमेटी 3 दिन कबल रिटायरमेंट से अपनी नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, जो आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करेंगे और अपॉइंट करेंगे, मगर आइंदा के लिए 14 दिन पहले रिटायरमेंट से, या मतलब कि लास्ट टाइम जो डेडलाइन होगी इस कमेटी के लिए वो 14 दिन कबल होगी। जो सवाल आपने किया है इस हवाले से कि 2/3 अक्सरियत से नहीं होता तो क्या होगा, तो फिर एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की तो एक प्रोविज़न मौजूद है, जो भी उस वक्त सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस मौजूद होंगे, सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, जो कि जैसे मंसूर हैं इसके। जी, तो अगर इस तरह हाइपोथेटिकली ले लीजिए कि अगर तो मिसाल के तौर पे एक 2/3 अक्सरियत की हद तक कमेटी नतीजे पे नहीं पहुंचती, तो जब तक वो उस नतीजे पे नहीं पहुंचेगी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ही प्रिजाइड करेंगे, या चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहेंगे। और इसमें भी यकीनन इसी सेफगार्ड यही थी कि 2/3 अक्सरियत की जब आप शिक डालते हैं, हम इसके अंदर भी जमातें सिंपल मेजॉरिटी की बात कर सकती थी, मगर 2/3 अक्सरियत से यकीनन उसमें इत्तफाक़ राय, उसमें पार्लियामेंट्री कंसेंसस बिल्डिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये 2/3 अक्सरियत ही होना चाहिए। और हम होता यह है कि क्योंकि ये फैसले इतने अहम होते हैं, तो चाहे कोई ऑपोजिशन में हो, ट्रेजरी में हो, एक नतीजे पे पहुंचने का एक जिम्मेदारी और एक प्रेशर ज़रूर मौजूद होता है। तो हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह अब आज इस पार्लियामेंट्री कमेटी का इस अपॉइंटमेंट के लिए जो होनी है आइंदा दिनों में, उसके लिए आज ही इस पार्लियामेंट्री कमेटी का क़याम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट के नाम आने शुरू हो गए और हम उम्मीद करें कि इस कमेटी की मीटिंग कल तक हो जाएगी और होपफुली कल ही की कोशिश करेंगे। सही है, लेकिन आपने चले कहा कि प्रोवाइजो, चूंकि हम जब ये कहते हैं ना कि मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, तो इससे तो फिर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन होगी इस कमेटी की, हमेशा कोई भी हुकूमत हो उसकी इस कमेटी में अक्सरियत होगी, क्योंकि उसकी हुकूमत में अक्सरियत है। जिसकी हुकूमत में अक्सरियत होगी उसकी कमेटी में भी तो अक्सरियत होगी ना। यही फ़र्क है सिंपल मेजॉरिटी और 2/3 में। अगर 2/3 और सिंपल मेजॉरिटी के अंदर फ़र्क कोई ना होता, तो ये जो आपने आईनी तरमीम के लिए पिछले महीने डेढ़ से एक तगो देखी है, फिर तो हम बिल लाते सादा सा और हुकूमती अपने मेंबरान से पास करवा लेते। 2/3 की ज़रूरत थी, इसलिए हमें इतना इत्तफाक़ राय पैदा करना पड़ा ना, इतना इसलिए आपने इतना कवर किया कि मौलाना साहब के घर मुलाकातें, जाती उमरा मुलाकातें, बिलावल हाउस मुलाकातें, यही सियासी अमल होता है। फिर PTI गई मौलाना साहब के पास और आपने देखा कि देखिए जो कल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों हाउसेज से पास हुई है, वो इन अ वे अगर आप टेक्निकली देखें तो मुकम्मल इत्तफाक़ राय से हुई है। PTI ने ये नहीं कहा कि हम इन शिकों के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने कहा हम एहतजाजन वोट नहीं डालते, चलें वो उनकी लॉजिक है। मगर आपने मौलाना साहब से भी सुना, आपने PTI से ख़ुद सुना कि ये जो अब मसवदा है इससे हमें कोई ऐसा मेजर एतराज़ नहीं है, मगर हम और वजूहात से हम वोट नहीं डालते। तो देखिए आइन के अंदर एक तरमीम जब कंप्लीट कंसेंसस के साथ पार्लियामान से हो रही है,
उसके ऊपर तो आप मतलब कि इससे ज़्यादा तो जैसे कहते हैं ना, इससे ज़्यादा तो पायदार चीज़ हो नहीं सकती। दूसरी बात ये, मैं ज़रा क्योंकि साथ साहब ने एक दो पॉइंट्स उठाए थे तो आपकी इजाज़त से मैं एड्रेस करना चाहूँगा। इनने बात की लॉयर्स रिप्रेजेंटेशन की, तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि सारे वकला इसके साथ मुत्तफ़िक होंगे, मगर ये भी कहना कि सारे वकला या अक्सरियत सरापा एहतजाज हैं या जो भी है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि हमने देखा है कि इसके अंदर दीगर बार्स की इनपुट भी आई। पाकिस्तान बार काउंसिल की तो बल्कि मैंने देखा था इनपुट आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कमेटी में भी पेश की, कंसल्टेशंस भी, और उसके बाद नतीजे में ये एक मसवदा आया। एंड वंस अगेन आई विल से दिस कि बहुत सारे वो बार्स भी जो उनके अंदर PTI का भी अब ये हकीकत है बार्स के अंदर कि उनकी भी पॉलिटिक्स और उसका एक इंटरमिंगलिंग है, तो PTI ने भी एट द एंड ऑफ द डे, और उनके और आजकल तो वो जमात लड़ ही बाय लॉयर्स है, उन्होंने भी कहा है कि ये जो मसवदा है इसके ऊपर कोई मेजर इशू नहीं है। देखिए तीसरी बात मैं ज़रा तासुर क्लियर करना चाहूँ, ये एग्जीक्यूटिव तैनाती नहीं करी जुडिशरी की, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामान दोनों हाउसेस की नुमाइंदगी के साथ एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगी। ठीक, और इसके अंदर, और अगर आप इसके अंदर मुवाजना कर लें तो ये तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट में, साथ साहब ये समन कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो सेनेट की हेयरिंग होती है, नहीं सेनेट की हेयरिंग होती है, मगर नॉमिनेशन प्रेसिडेंट से आती है। नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं, सेनेट कॉन्फर्मेशन करती है, और उसके बाद वो लाइफ टाइम सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। और यहाँ पे देखिए तीसरी बात मैं आपको ज़रा ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो बात है ना ये तासुर के बेंचेस अब बैठ के हुकूमत या पार्लियामान बनाएगी, ऐसा नहीं है, इसलिए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई गई है। पहले सिर्फ लॉ मिनिस्टर होते थे, एक वाहिद जिन्हें आप कह लें कि पार्लियामेंटेरियन ही होते हैं आमतौर पे, मगर उसके अलावा 2 ट्रेजरी के, 2 ऑपोजिशन के मेंबर्स को वहाँ पे डाला गया, और वो जुडिशल कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस का रोस्टर बनाएगा। वो ये कहेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20 जजेस हैं तो जुडिशल कमीशन जिसकी चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही है, जिसके अंदर जजेस हैं, जिसके अंदर बार काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर एक माइनॉरिटी अभी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो जुडिशल कमीशन कहेगा कि इन 20 सुप्रीम कोर्ट जजेस में से ये 10 जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए मुख्तस कर रहे हैं। फिर होगा क्या, फिर वो जो 10 जजेस हैं उनके सीनियर मोस्ट जज और उनके नेक्स्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क्याम खुद करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का रोस्टर जुडिशल कमीशन बना रहा है, जिसमें भी जजेस की अक्सरियत है, और उसके बाद भी जब वो रोस्टर बन गया तो वो रोस्टर खुद ही फैसला कर रहा है कि उसके अंदर किस केस के लिए क्या बेंच बनना है। तो इसलिए ये तासुर देना कि कहीं हुकूमत बैठ के बेंच बना रही है या पार्लियामेंट बैठ के बेंच बना रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये बिलाल साहब जो अभी बात ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे बैरिस्टर साहब, वो ये कहते हैं कि ये जो जुडिशल कमीशन है इसमें तो हमेशा हुकूमत को अक्सरियत रहेगी, इसमें आपका लॉ मिनिस्टर आ गया, आपका जो है वो अटॉर्नी जनरल आ गए, पाकिस्तान बार काउंसिल आम तौर पे हुकूमत के साथ जा रही होती है, तो ये तो हमेशा हुकूमत की अक्सरियत रहेगी। सर गुजारिश है असद साहब, देखिए मेरे सामने कॉम्पोजिशन है, आपके तकरीबन 5 जजेस हैं जी जो उसके मेंबर्स हैं, 5 जजेस हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मेंबर हैं जी, अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, 4 पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसमें से 2 अपोजिशन के हैं, 2 आपके ट्रेजरी के हैं, और उसके अलावा एक टेक्निकल मेंबर मेरे ख्याल से हैं जो स्पीकर। ठीक है जी, तो देखिए इसके अंदर बैलेंस है। स्पीकर जिसको नॉमिनेट करेगा, नहीं सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, देखिए इस तरह ना करें ना, ये 10-12 लोग हैं क्या, हर जज की अपनी क्रेडिबिलिटी है। पार्लियामेंट के अंदर 4 मेंबरान हैं, 3 आप कह चलें हुकूमत से अगर आप कह लें कि एक लॉ मिनिस्टर और वो 2 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, 2 ट्रेजरी उसके अपोजिशन के मेंबरान हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर भी देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप खुद कहते हैं बास की रिप्रेजेंटेशन होती है, उनका अपना मौक़िफ़ होता है। ये तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे है ही सेनेट कॉन्फर्मेशन, जजेस की से ही नहीं है जजेस की तकर्री के अंदर। तो ये एक आर्ग्यूमेंट तो ये भी है कि चीफ जस्टिस को आप जुडिशरी अपनी तैनातियों के लिए खुद ही उसकी सरबराही करिए। दूसरी बात मेरी ज़रा सुनिए, चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पे मैं फिर से कहूँगा 2/3 अक्सरियत से पार्लियामान की ये कमेटी क्या है, ये उसी 2/3 अक्सरियत जिसके तहत आप आइन को बदलते हैं, उसी 2/3 अक्सरियत की एक अक्कासी है ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो चीफ जस्टिस की तकर्री करेगी। सर मेरी गुजारिश सुने, जो पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने ये आइन बनाया, हुकूमत भी और जुडिशरी भी उस आइन का नतीजा है, ठीक है ना जी। और इसीलिए आप इस चीज़ को लाइट ना लें कि 2/3 की अक्सरियत के साथ जब सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान की एक कमेटी एक फैसला करेगी तो वो पार्लियामान का फैसला है। पार्लियामान के ही फैसलों से ही क़याम था सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामान के ही फैसलों से कर लूं। अलाउ मी टू कंप्लीट, आई हैव अनदर समथिंग एल्स टू शेयर। दूसरी बात ये जो मैंने बात सुनी है ना जी, मुझे पहले भी ताज्जुब होता है, ख़ास तौर पे जब आई सी लॉयर्स और सीजन्ड लॉयर्स कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होगी। अब देखिए ये तो हम मानते हैं ना कि वकील भी और जजेस भी
इस किताब ये आईने पाकिस्तान है, इसके बाहर तो कुछ नहीं कर सकते ना जी। मतलब कि हमसे ज़्यादा आमतौर पे इस किताब के अंदर ही पूरा दिन इनका ये काम है, पटिशन इसके तहत या इसके नीचे एक्ट्स और रूल्स के तहत लिखना, इसी को खोल के इसकी इंटरप्रिटेशनें करके उसके नतीजे में फैसला लिखना। तो मैं ज़रा दो शिकें बड़ी जल्दी पढ़ना चाहूँगा। आर्टिकल 239 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उसका सब आर्टिकल 5 है जो कहता है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड वॉट एवर। और फिर उसके बाद अगर तो ये आपने देख लिया, एंड फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, अब आर्टिकल 6 पढ़ लीजिए, सब आर्टिकल 6, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन वॉट एवर ऑन द पावर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दो सब आर्टिकल्स के बाद पटिशन लिखना, सोचना कि आप पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत के फैसले को कोर्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड पे।